मैं आज के इस वेब टॉक में ऑन बिहाफ ऑफ एएमपी आई वुड लाइक टू वेलकम आवर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर ऑफ द डे जनाब सैयद उबैदुर रहमान साहब, our guest, our students and AMP members, and all the viewer, those who are joining us from all over India, rather all over the world. And apart from the Zoom, we are seeing that lots of participants are joining on Facebook and other social media platform. So मैं AMP की तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस इम्पोर्टेंट वेब टॉक में, जो आज बिल्कुल ही एक खास दिन पे वो रखी गई है। हिंदुस्तान में हम सब लोग अपना आज 73rd ये रिपब्लिक डे मना रहे हैं, और हिंदुस्तान में आज़ादी का 75वां साल जो महोत्सव चल रहा है, उस सिलसिले में ये हमारी तरफ से एक छोटी सी पेशकश है जो हम इस वेब टॉक के फॉर्म में आप सब लोगों के साथ लाए हैं। बिफोर गोइंग अहेड, आई रिक्वेस्ट आवर यूपी स्टेट हेड शाहीन मैम to please present a brief introduction about AMP। कुछ लोग हमारे साथ AMP नॉन AMPians भी जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए छोटा सा एक प्रेजेंटेशन AMP का मैं चाहूंगा कि आप दीजिए। ओवर टू यू शाहीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कहानी है AMP की, यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की। 2030 तक 10 मिलियन लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का अव्वलीन मकसद लिए 14 साल से कम्युनिटी को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में एम्पावर करने का शानदार सेहरा पहने। ये है AMP, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक इंडिया के साथ साथ US, UK और ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर हो चुकी है। मिशन है हर उस शख्स को इस तरह खुद मुख्तार बना देना कि वो सोसाइटी और मुल्क की तरक्की में बराबर का हिस्सेदार बन सके। और विजन है कि एक ऐसी मॉडल कम्युनिटी की तामीर करना जो कि तालीम में आला हो, सोशली प्रोग्रेसिव हो, कल्चरली वाइब्रेंट हो, सियासी शोबे में इन्फ्लुएंशियल हो और इकोनॉमिकली डायनामिक हो। AMP की कामयाबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, यहाँ मैं कुछ का जिक्र करती हूँ। AMP की सबसे पहली एक्टिविटी, जिसने अब एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल ले ली है, STP यानी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत 2800 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स दिए गए हैं, 800 के करीब स्कूल्स को कनेक्ट किया गया है, 2,81,000 स्टूडेंट्स फैजियाब हुए हैं और 110 से ज्यादा टीचर्स ट्रेनिंग और पेरेंट्स वर्कशॉप्स कंडक्ट हुई हैं। जब तालिब इल्म पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रोजगार तलाश करते हैं तो उनकी मदद को आता है EAC यानी एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल। इसके जरिए 360 से ज्यादा जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स अरेंज हुए हैं, जिससे 21,000 कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है। मुलाजमत के लिए और उसके दौरान आने वाली जरूरियात और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए इन कैंडिडेट्स को तैयार करने की जिम्मेदारी भी AMP पूरी करता है। इसके लिए 220 से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए हैं और 17,000 से ज्यादा डिग्री होल्डर्स इससे फैजियाब हुए हैं। जो बच्चे आगे पढ़ने के ख्वाहिशमंद थे, उनको 800 से ज्यादा हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स दी गई हैं और ऑर्फन्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत तकरीबन उतने ही बच्चों को वजीफे मिले। माशरे के वो तमाम अफराद जो लाख कोशिशों के बावजूद रोजगार फराहम नहीं कर पाते, उनके लिए है EAC यानी एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल। EAC ने अब तक इस किस्म की 425 फैमिलीज की जिंदगी ट्रांसफॉर्म की है। AMP का एक रिसोर्स सेंटर भी है जहां 660 करियर काउंसलर्स रजिस्टर्ड हैं और 50 से ज्यादा करियर गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा तकरीबन 1500 करियर चार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जिनसे स्टूडेंट्स को अपने आगे का रास्ता तय करने में मदद मिलती है। और काउंसलिंग के जरिए 2,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फैजियाब किया जा चुका है। ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज की तामीर में अवार्ड्स एक बहुत अहम मकाम रखते हैं।
इसको मद्देनजर रखते हुए AMP के पास अवार्ड्स प्रोग्राम्स और पार्टनरशिप स्कीम्स भी हैं। इन स्कीम्स के तहत अब तक तकरीबन 500 रिनाउंड एजुकेशनर्स को नवाजा जा चुका है और उनके साथ राब्ता भी कायम किया गया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा तंजीमों के साथ पार्टनरशिप की गई है। तकरीबन इतने ही स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जॉब फेयर स्टेट गवर्नमेंट और दीगर पार्टनर्स के जरिए अंजाम दिए गए हैं। 2500 से ज्यादा NGOs से शिराकतदारी की गई है जो AMP को मुल्क के कोने कोने में पहुंचने में मदद करते हैं। पैंडेमिक के दौरान जब सारी दुनिया रुक सी गई थी, AMP ने अपना रुख वर्चुअल वर्ल्ड की जानिब किया और 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स ली। पहला है IZC या indiazakat.com, जो हिंदुस्तान का पहला ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ ज़कात लेने वाले और ज़कात देने वाले को मिलाया गया है। इसका मकसद जरूरतमंद और मुसीबत ज़दा लोगों की जिंदगियों में सोशियो इकोनॉमिक तब्दीलियां पैदा करना है। दूसरा है TIM, theindiamentors.com। ये एक वर्चुअल मेंटरशिप पोर्टल है जिसकी कोशिश है कि स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स एक वाइब्रेंट और प्रोग्रेसिव कम्युनिटी की शक्ल लेने, एक ऐसी एजुकेटेड और एम्पावर्ड बिरादरी जहां कोई भी इस वजह से ना छूट जाए क्योंकि उस तक अवेयरनेस नहीं पहुंची या रहनुमाई मैसर नहीं हुई। और तीसरा और आखिरी है empowerjobs.com, जॉब सीकर्स के लिए एक फ्री जॉब पोर्टल। यहाँ जामे पेशकशें मौजूद हैं जिनमें स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। empowerjobs.com को इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने फ्रेशर्स के लिए और उन अफराद के लिए क्रिएट किया है जो कोविड-19 वबा से असरअंदाज हुए हैं। आखिर में मैं आपको AMP की पहुंच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये 16 मुमालिक में और हिंदुस्तान के 26 स्टेट्स में 140 चैप्टर्स की शक्ल में मौजूद है। इसके 6000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं जो इसके सारे काम बेलौस तरीके से अंजाम देते हैं। 1.25 लाख से ज्यादा अरकान सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े हुए हैं। www.amp.org/joinamp को विजिट करके आप AMP के बारे में मजीद जानकारी हासिल कर सकते हैं और AMP ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है उसके जरिए भी आप AMP से राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। पिछले 14 सालों से आहिस्ता आहिस्ता ही सही AMP की काविशों से ये स्याह समंदर उजला होता जा रहा है और एक दिन इंशाअल्लाह पूरी तरह से नूरानी जरूर होगा। बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, all yours. Thank you so much. Now I request, let's move ahead. I request my Central Zone Secretary, Janab Ajmeri Saab, to introduce our speaker of the day. जी, अस्सलाम वालेकुम. Our today's speaker for the MP Web Talk is Sayyid Ubaidur Rahman Saab. He is from New Delhi and he is a New Delhi-based author and columnist. He has written extensively on the modern Indian history and has contributed significantly to the existing literature on contribution of Indian Muslim in the freedom movement. So his recent publication include Ulema's role in Indian freedom movement with focus on Silk Letter movement, that is popularly known as Reshmi Rumal Tehreek. Muslim freedom fighters, contribution of the Indian Muslim in the freedom movement, and Muslim Mujahideen-e-Azadi और तहरीक-ए-आज़ादी में उनकी खिदमत, ये उर्दू में इन्होंने लिखे हैं. His writes regularly for the leading Indian and foreign newspapers, including the Hindustan Times, the Economic Times, NewsClick, Sifi, Arab News, and many other newspapers and news portals. And Sayyid Ubaidur Rahman Sahab recently published his book named Biographical Encyclopedia of Indian Muslims Freedom Movement, Indian Muslim Freedom Fighters. So this is very, very popular nowadays and gaining momentum in the literature world. So very renowned book. Now I would request everyone to go through this book and I would invite our speaker,
So this is the brief introduction of our speaker for today. शुक्रिया शुक्रिया शफात भाई। और जैसे हमारे स्पीकर ने कहा, उनका एक रिक्वेस्ट थी कि साहब मैं कोई स्पीकर ऐसा नहीं हूं जो एक तकरीर की शक्ल में दूं, तो इट वुड बी गुड कि हम अगर इस इंटरेक्शन को एक इंटरेक्टिव फॉर्म में रखें। तो जो साथी हमारे जुड़ रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो जूम पर हैं, फेसबुक पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्वेश्चंस स्पीकर्स के लिए चैट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह वी विल टेक इट अप। और इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि आज सैयद उबैदुर रहमान साहब हमारे बीच में हैं और आपके सवालों को ये सब जवाब देने के लिए अवेलेबल रहेंगे अगले 1 घंटे तक। बहुत खूबसूरत दिन है। हिंदुस्तान आज अपना 73वां रिपब्लिक डे मना रहा है। हम लोग सब भारत सरकार, स्टेट की सरकार, जो मतलब जितनी भी है, वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है 75 साल। और लेकिन इस अमृत महोत्सव में जो खास बात वो देखी गई है, जो गवर्नमेंट भी उस चीज पे एम्फेसिस कर रही है, देयर आर सम अनसंग हीरोज। इस हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट रहा, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। हम लोग सब अपने तकरीबन जब थे तो हम लोग कुछ लिमिटेड लोगों को अपनी मेमोरी से रिकलेक्ट कर पाते हैं जब भी अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम की बात होगी। मेरा मानना है कि आम तौर पे 10, 20, 15 नामों से ज्यादा हम लोगों की हिस्ट्री अगर हम रिकलेक्ट करें तो हमारी जबान पे नहीं आता। तो हमारे ऑथर जो हैं, ये सैयद उबैदुर रहमान साहब, इन्होंने माशाल्लाह पिछले काफी सालों से इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। और अभी एक इनकी लेटेस्ट किताब मंजर आम पे आई है, जैसे मेरे अभी भाई अजमेरी साहब ने जिक्र करा। बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी जिद्दोजहद के साथ बनाई। तक 624 पेज की वो किताब है, जिसमें आप हिंदुस्तान की आजादी में इतनी कुर्बानियां जिन लोगों ने दी, उनका उन्होंने जिक्र करा है। और मेरा यकीन मानिए, ये मानना है, हिस्टोरियंस को छोड़ दें तो यकीन मानिएगा 95% लोगों का नाम शायद आप और हमने नहीं सुना होगा। कुछ नाम मेरे लिए भी, कुछ क्या, बहुत से नाम मेरे लिए भी नए थे जब मैंने उस बुक को गो थ्रू करा। तो अच्छा दिन है। एएमपी एजुकेशन सीरीज में और हमारे रोल मॉडल सीरीज में हम इस प्रोग्राम को मुनक्किद कर रहे हैं आज। मेरा पहला सवाल उबैद भाई आपसे ये है कि इस किताब की जरूरत क्यों पेश आई। जंग आज़ादी में हर मजहब के, हर कौमों के लोगों ने सब लोग साथ थे, तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आप मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के लिए आपको एक किताब वो लिखनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब और एएमपी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे इनवाइट किया आज कि मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। ये सवाल जो है, जो अभी आपने किया है, ये ऐसा सवाल है जो आम तौर पर किया जाए और उसका जवाब मेरा तकरीबन यकसा ही रहता है। आप देखें कि मुस्लिम जो हीरोज हैं या मुसलमानों ने अपनी जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश की है अब तक, वो जितनी होनी चाहिए उस लिहाज से ना के बराबर है। तो हमारे यहाँ कुछ नैरेटिव्स हैं, कुछ कहानियां हैं जो चली आ रही हैं, कुछ कुछ जो अहम लोग हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, रफ़ी अहमद किदवई हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली शौकत हो गए। इनके बारे में आपको किसी कदर लिटरेचर अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे दूसरे हीरोज हैं, चाहे वो 1857 में रहे हो, उससे पहले रहे हो, फ्राइजी मूवमेंट में रहे हो, रेशमी रुमाल तहरीक में शामिल रहे हो, आप ढूंढते रहिए उनके बारे में, आपको उनके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है विकिपीडिया पर किसी के बारे में शायद 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन मिल जाए, लेकिन तफसील से रिलेवेंट सोर्सेस के साथ, ऑथेंटिक सोर्सेस से जिसको जो बैक करता हो, आपको वैसा लिटरेचर, वैसी किताब आपको अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज ये है कि जो दूसरे यानी मुसलमानों के अलावा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप देखें उनके बारे में मल्टी वॉल्यूम किताबें अवेलेबल है, एक नहीं कई इंसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल है। लेकिन मेरी जो अभी जो लेटेस्ट किताब है, बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, ये किताब बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, ये पहली तकरीबन
ऐसी काविश है जिसमें हमने कोशिश की है कि जो अहम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी या जो अनसंग हीरोज हैं फ्रीडम मूवमेंट के, जिन्होंने फराजी मूवमेंट, 1857, रेशमी रुमाल तहरीक, इसके अलावा जो दूसरी मूवमेंट्स रही हैं फ्रीडम मूवमेंट के लिए, फ्रीडम के लिए कंट्री की, उनका ना सिर्फ ये तस्करा हो बल्कि उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए उन्होंने, जो उनकी कुर्बानियां हैं, उसका तस्करा भी ठीक से हो। तो इसकी जरूरत, यानी अभी ये जो काम हुआ ये कंप्लीट नहीं है, ये भी इनकम्प्लीट है। अभी जरूरत है कि ऐसी चीजों को और लाया जाए। ये इसमें भी अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अभी हमने इसमें छोड़ दिया। शायद मैं एक इसका नेक्स्ट वॉल्यूम भी लेके आऊं अगले 1 साल में। अभी उसका कंटोर, उसका खाका पूरा तैयार नहीं है, लेकिन जरूरत है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम आना बाकी, जिनकी कंट्रीब्यूशंस को हमें एक्नॉलेज करना है और उनको प्रिजर्व करना है, उनको चेरिश करना है, उनको याद करना है। तो आज एक बहुत अच्छा मौका था, इसमें आपने ये प्रोग्राम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। आपकी इस किताब का पहला चैप्टर जो है वो बहादुर शाह जफर के आपने के नाम पे लिखा, बहादुर शाह जफर को लेके लिखा। कोई खास वजह बहादुर शाह जफर को आपने अपनी इस किताब के पहले, यकीनी तौर पे उनकी जो कुर्बानियां थी वो बिल्कुल मतलब उसके बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन आपने उन्हें ही क्यों चुना, उसके बारे में अगर आप अपनी बात रखना चाहें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैंने बहादुर शाह जफर के बाद दूसरा नाम उनके बेटे को उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया। यानी किताब में तो है, लेकिन मैं चाहता था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो दूसरा चैप्टर होना चाहिए वो मिर्जा मुगल के बारे में होना चाहिए, जिसको कर्नल हडसन ने गोली मार दी थी जिस दिन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, उसी दिन। तो बल्कि उनके अलावा बाकी इनके जो दूसरे बच्चे थे, जिनका बहादुर शाह जफर का उनके जो बेटे थे, जो प्रिंस थे, 3 प्रिंस, जिनको उसी दिन गोली मारी, उनके अलावा दूसरे बच्चों को अगले दिन, अगले 4-5 दिनों में उनको शहीद किया गया। तो मैं ये चाह रहा था कि उन सब के बारे में हो। हमारे साथ बदनसीबी ये है कि हमने एक ऐसे आदमी को जिसने कुर्बानियां दी, ना सिर्फ अपनी अपनी कुर्बानी दी, अपने तख्त की कुर्बानी दी, पूरे जो मुगल डायनेस्टी थी उसको कुर्बान किया हिंदुस्तान की आजादी के लिए, बल्कि आप देखें, यानी अकेला शख्स होगा जो बिल्कुल मुल्क के लिए कुर्बान हो गया, बच्चों समेत। उसके अलावा आपको कोई दूसरा शख्स नहीं मिले। बाज लोगों की जाने गई होंगी, बाज लोगों को काला पानी में भेजा गया होगा, बाज लोगों की स्टेट्स एम्पावर्ड की गई होंगी, लेकिन ओवरऑल उनके बच्चे महफूज रहे, उनकी जायदाद किसी ना किसी हद तक महफूज रही। लेकिन ये अकेला शख्स था, तकरीबन 80 साल आदमी, बूढ़ा आदमी, जिसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसने जानते बूझते एक ऐसी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया जिसके बारे में उसे पता था कि ये कामयाब नहीं होने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 1857 की जंग में ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया बल्कि लीड किया और खड़ा रहा, कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो अगर हम, ये बड़ी बददियानती होती है अगर हम इनका तस्करा ना करते या इनका पहला चैप्टर इनका नहीं होता। इनके बारे में तो मुस्तकिल किताबें आनी चाहिए। बहुत से लोगों ने लिखा है कि भाई इन्होंने जो है ये स्टूज थे, पेंशनर थे ब्रिटिश के, तो वो एक सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, उससे रिवोल्ट किया, रिवोल्ट करके अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, अपना पूरा, यानी आप देखें कि लाल किले में ये रहते थे और गालिब और दूसरे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान से लोग आया करते थे, जो बड़े शोरा थे, अदीब थे, जो क्या नाम है, एकेडमिक्स थे, वो सारे आते थे। सबको वहां से अच्छे खासे पैसे मिलते थे, ये उनके लिए पूरी, लेकिन वो पूरे अपने जो सेटअप था, पूरा सिस्टम था, और पूरे हिंदुस्तान में लोग, चाहे आप देखें हैदर अली क्या नाम है जो बादशाह थे मैसूर के, उसके बाद टीपू सुल्तान, इन लोगों ने जब भी इन लोगों को अपनी अथॉरिटी शो करनी होती तो वो मुगल बादशाह से अपना लिंक शो किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो मुगल बादशाह कुछ नहीं था। इसीलिए जब 1857 में मुगल के ये सिपाही दिल्ली आए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को कहा कि आप गाइड किए, तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान से सपोर्ट का एक जो था वो सैलाब उमड़ पड़ा और वो मेन स्ट्रीम बन गया। वरना मुगल, अगर आप बहादुर शाह जफर को हटा दिए तो वो
ये यानी मेन स्ट्रीम फ्रीडम मूवमेंट हो ही नहीं सकती थी। बहादुर शाह जफर की प्रेजेंस ने उसको नेशनलिस्ट, उसको लेजिटिमेसी दी, उसको नेशनलिस्ट वो रंग दिया। तो हम बिल्कुल इसमें, यानी अगर मैं नहीं करता तो बदयान की होती तारीख के साथ और उस शख्सियत के साथ बदयान की होती जिसने बहुत मुल्क के लिए अपने आप को पूरी तरह कुर्बान कर दिया। जी शुक्रिया। अगला सवाल में हमारे पास आया था जब हमने इसको परसों फ्लोट करा था आपकी वेब टॉक को। लोग जानना चाह रहे थे कि उलेमा का क्या रोल रहा, और बल्कि आजकल के हालात को चलते हुए उलेमा की बात को, क्योंकि पहले भी ये देखा गया है कि आज़ादी, ये जंगे आज़ादी के टाइम पर भी उलेमा जो थे उनकी फार साइटेडनेस वो ज्यादा सही साबित हुई, बजाय उनके जो लोग हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थे या जो इलीट थे, जो एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग थे। तो आप उन पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि उलेमा हजरात का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या उन लोगों की कुर्बानियां रहीं, और अगर कोई खास किसी एक दो के नाम अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। उलमा के तस्करे के बगैर पूरी तारीख नामुकम्मल है। बल्कि 1857 की जो पूरी आज़ादी की जंग थी, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और इलाहाबाद से लेके दिल्ली, बरेली या पूरे किसी भी जो मेन सिटीज थे जहां पर रिवोल्ट हुए, आप देखें कि बहुत सारी जगहों पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह पर, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उलमा का किरदार रहा था। दिल्ली में जो रिवोल्ट हुआ उसमें बहादुर शाह जफर एक फैक्टर है, लेकिन दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ पर। यहाँ पर अहमदुल्ला शाह थे जो पहले आज़ादी के लिए जमीन हमवार करके गए थे। मौलवी बरकत अली थे जिन्होंने यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की थी। फिर मौलवी लियाकत अली थे जिन्होंने इलाहाबाद में रिवोल्ट किया था, अंग्रेजों को वहां से भगाया था, और फिर मुगल बादशाह ने उनको वहां का गवर्नर अपॉइंट किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे जिन्होंने लखनऊ में उसको लीड किया था, और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को एक बार नहीं कई बार उन्होंने मैदान जंग में शिकस्त दी। फिर लखनऊ के बाद उन्होंने शाहजहानपुर में एक जगह है अहमदी, उन्होंने उसको मोहम्मदी, उसको उन्होंने अपना सेंटर बनाया, पूरा स्टेट का एक ऑपरेटर्स बनाया। तो एक तो 1857 में मुसलमानों का रोल था। दूसरे आपने जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात सवाल किया वो हमारा जो 47 की जो स्ट्रगल थी उस टाइम चीज ये है कि उलमा जो थे वो पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ उन्होंने, यानी सवाल को हम बिल्कुल डायरेक्टली जब टैकल करते हैं तो यही है कि बहुत सारे उलमा, यानी उलमा की अक्सरियत बिलखुसूस उलमा देवबंद ने पूरी तरह एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम लीग की स्टांस लिया, और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम है, दोनों एक साथ मिलकर ही स्ट्रगल करके मुल्क को आज़ादी दिला सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जो टू नेशन थ्योरी के जवाब में जो कंपोजिट नेशनलिज्म का नारा जो मौलाना मदनी ने दिया था, वो आप देखें बहुत ही पावरफुल नारा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसको कुरान और हदीस से बैक किया, और उनका और मौलाना अल्लामा इकबाल का जो डिस्कशन चला था वो काफी तवील अरसे तक चला, और उनको यानी एक जमाने में ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीगियों ने उलमा देवबंद पर ऐसे ऐसे यानी खराब अटैक किए, पर्सनल अटैक किए, उनको ट्रेनों में मारा पीटा तक गया, लेकिन उन्होंने कभी भी जो अपना जो वो था उनका स्टैंड था, उस स्टैंड से उन्होंने कभी भी यानी उसको कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो एक आध उलमा नहीं, देवबंद के तकरीबन बड़े बड़े उलमा के साथ यही हुआ कि उनको ट्रेनों में जा रहे हैं तो उनको मुस्लिम लीगियों ने मारा, पीटा, उनको परेशान किया। अभी भी लोग, यानी हमारे मौलाना आजाद के बारे में आप देखिए, मौलाना आजाद एक अब्बरी शख्सियत थे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो था आजादी से पहले, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 2 बार प्रेसिडेंट रहे, एक बार तो सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद 40s में जो प्रेसिडेंट हुए, तो फिर वो काफी दिनों तक प्रेसिडेंट रहे क्योंकि इलेक्शंस नहीं हो पाए उस वक्त। तो उलमा ने जो कुर्बानियां दी, आप देखें अगर आप उसको साइड में कर दें तो हमारे यहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट थी, मैं सिर्फ मुसलमानों के जरिए जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल उसकी बात नहीं कर रहा,
आम जो फ्रीडम मूवमेंट थी आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप मॉडर्न शेखुल हिंद के बगैर, मौलाना महमूद हसन के बगैर आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कि गांधी जी को मेन स्ट्रीम लीडरशिप के तौर पर या और कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर उस वक्त कबूल जो किया वो उलमा की का एक रोल था, बड़ा रोल था, उसके बगैर नहीं हो सकता था। और उन्होंने फतवा दिया मौलाना महमूद हसन ने कि मौलाना गांधी जी जो हैं वो यानी पूरी हिंदुस्तानी कौम के वो लीडर हैं, और उसको लेजिटिमेसी भी मिली, मुसलमानों ने उनकी बात पर लब्बैक कहा। जी। तो अगर आप इसको खत्म कर दे, अगर आप इसको निकाल देते, उलमा के रेल को साइड में कर देंगे और फ्रीडम मूवमेंट को देखेंगे, तो आप मुझे लगता है कि वो बेजान हो जाएगी, पूरी ओवरऑल फ्रीडम मूवमेंट हमारी बेजान हो जी। जाएगी। आपने शेखुल हिंद का जिक्र करा, मौलाना महमूद हसन साहब का और उनकी रेशमी तहरीक, रेशमी रुमाल ये तहरीक का, तो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ये लगता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि सिर्फ नाम पता है रेशमी रुमाल ये तहरीक, अगर आप चाहें उस पर 1 मिनट की बात ये रखना हमारी ऑडियंस की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो तहरीक क्या थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका फिर रिजल्ट क्या मिला। 1 मिनट में तो कहना बहुत मुश्किल है फिर भी लेकिन मैं अपनी बात एक आध जी, मिनट में ये उसको रैप करने की कोशिश करूंगा। रेशमी रुमाल तहरीक एक्चुअली एक लंबी प्लानिंग के बाद मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद ने ये प्लान किया था कि बहुत दिनों से सोच रहे थे, और उनका इन्वॉल्वमेंट जो फ्रंटियर एरियाज में जो बलूचिस्तान और सिंध का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अभी फाटा है जिसको कहा जाता था, पाकिस्तान में है अभी, तो उस वक्त ये था कि वहां पर पठान जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मौलाना महमूद हसन चाहते थे कि उनको फिर हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में जो इंसर्जेंट जो तहरीकात थी उनको मिलाया जाए। उनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने बात की, रशिया से बात की, उन्होंने काबुल में वदुल्ला सिंधी को भेजा और कई और लोगों को भेजा। लाहौर में मेडिकल कॉलेज के 19 स्टूडेंट्स उस वक्त थे, उनको भेजा वहाँ 1915 में काबुल भेजा। खुद गए वो मक्का गए, जहां पर उन्होंने हिजाज का जो गवर्नर था, ओटोमन एम्पायर का गवर्नर, उससे बात की। उससे ओटोमन एम्पायर का जो डिफेंस मिनिस्टर था उससे उनकी मीटिंग हुई, और उन्होंने उनसे ऐसे हुदूद हासिल की, एग्रीमेंट ऐसा था कि एक साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ इधर से फाटा से हमला होगा, उधर से इनको टर्की सपोर्ट करेगा, उधर से अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा, और इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो उस वक्त भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस वक्त भी वो एक नॉन कम्युनल तहरीक थी। और आप देखें बेशक। कि जब 1916 में 1915 में जब पहली जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अनाउंस हुई, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, उसका प्राइम मिनिस्टर जो था मुसलमान था, उसका होम मिनिस्टर मुसलमान था। प्राइम मिनिस्टर थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, बहुत जबरदस्त स्कॉलर। और प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, जी। जिनके बारे में हम लोग अक्सर तस्करा सुनते रहते हैं कि उन्होंने अलीगढ़ को जमीन दी थी, बाद में उनके बच्चे कह रहे हैं कि उस जमीन को आप ले लीजिए कम्युनल ग्राउंड पर। लेकिन वो भी एक नॉन कम्युनल शख्सियत थी, जबरदस्त शख्सियत थी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे जो उस वक्त भी जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट में थी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो था मौलाना भोपाली थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके, उस जमाने में आप तस्वुर करें 1915-1916 में, यानी अमेरिका, यूरोप, पूरे यूरोप में, जापान गए जो सेंटर था उस वक्त पूरी दुनिया में एंटी इंपेरियल पावर्स का, क्योंकि उससे पहले रशिया की को उन्होंने हरा दिया था। तो ये पूरा एक मूवमेंट मुसलमानों ने चलाया था, और मुसलमान और दूसरे जो यानी हिंदुओं की जो स्कॉलर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारे मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। तो ये एक मूवमेंट थी जिसको वहां से शुरू करना था। मैं हाँ, और लेकिन अचानक क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो शरीफ, मक्का का जो शरीफ हुसैन जो रूलर था, उसने कब्जा कर लिया, उसने रिवोल्ट कर दिया उनके खिलाफ तुर्क के खिलाफ। ना सिर्फ ये कि शेखुल हिंद को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि मक्का का जो गवर्नर था और जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। सॉरी, वो माल्टा में उनको भेज दिया, जहां तकरीबन 4 साल तक बहुत बुरी हालत में रहे ये लोग। ओपन प्रिजन थी, जहां बहुत ज्यादा ठंड थी, उनको
बेचारे 65 इयर्स के हमारे शेखुल हिंद थे। लेकिन उस सूरत में भी उन्होंने कभी कंप्रोमाइज करने का नहीं सोचा। उनके कई एक दोस्त जो जिनको अंग्रेज कह रहे थे कि आप जाइए यहाँ से, आप आने से गुजरात मना में, कर दिया उन्होंने। जी जी। हाँ, उन्होंने मना कर दिया और वहीं उनको दफन करना पड़ा, वो उनका इंतकाल हो गया। तो जब वो हुआ तो उसी जमाने में जो उनके लेटर्स थे, यानी उस जमाने में कम्युनिकेशन हमारी तरह इंस्टेंट नहीं था कि मैं आपसे बैठकर अभी जी जूम पर बात कर रहा हूँ और फेसबुक पर यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, उस जमाने में नहीं था। तो उन्होंने जो लेटर्स भेजे थे वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने रेशमी कपड़ों पर लिखकर हिंदुस्तान भेजे, अच्छा। जो अंग्रेजों ने पकड़ लिए, जासूसों ने। और उसके नतीजे में ये हुआ, आप पानी लीजिए, पहले पानी पीजिए, कोई बात उसके नतीजे प्लीज। में ये हुआ उसके नतीजे में ये हुआ कि जो पूरी तहरीक थी, यानी एक तो मौलाना शेखुल हिंद वहां से चला रहे थे, दूसरा एक पूरा सेटअप था जो इंडिपेंडेंट था तकरीबन अफगानिस्तान में और जो फ्रंटियर एरियाज में। तो जो इन लेटर जो पकड़े गए उससे एक्सपोज हो गया और सब लोगों को तकरीबन गिरफ्तार कर लिया गया जो भी हिंदुस्तान में थे। 200 से 250 बड़े उलमा जो थे उनको गिरफ्तार किया, पूरे नॉर्थ पंजाब में, यूपी में, जहाँ देवबंद वगैरह का जो एरिया, वहां से काफी लोगों को गिरफ्तार किया। तो पूरी रेशमी रुमाल तहरीक जो हिंदुस्तान तो की ये जो आजादी की, रेशमी रुमाल था, इसका कोई कलर भी था या सिर्फ इसको रेशमी रुमाल, मतलब वो सिल्कन उस पे रहता था इसलिए रेशमी रुमाल कहते थे, तो कोई कलर भी स्पेसिफिक था? नहीं कोई कलर स्पेसिफिक कलर नहीं था। हाँ, मेरी अच्छा इत्तला अच्छा के मुताबिक तो कोई कलर स्पेसिफिक नहीं था। अच्छा। ठीक बल्कि ठीक। मेरी चले। एक पूरी किताब है, जी। उलमाज रोल इंडिया फ्रीडम मूवमेंट विद हम्म, फोकस ऑन रेशमी रुमाल तहरीक, हम्म, जो तकरीबन 1.5 साल पहले शाये हुई थी। हम्म, उसको उसमें तो पूरी चीज, यानी पूरा जो रिवोल्ट की प्लानिंग थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीजें उसमें तफसील से ठीक मौजूद है। ठीक। नासिर साहब, हमारे एक अटेंडीज बता रहे हैं शायद वो येलो कलर था, लेकिन इसकी वो मतलब तस्दीक वो करेंगे। जैसे मैंने वादा किया था प्रोग्राम के शुरुआत में कि हम लोग लाइव आप लोगों के ये क्वेश्चंस भी लेंगे, इंशाल्लाह वो सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। और मैं पहला सवाल जो है वो नासिर भाई का ही ले लेता हूँ। इन्होंने जिक्र किया कि साहब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन मुस्लिम, ये विमेन का रोल क्या रहा, किसी के बारे में बताएं। तो उबैद भाई, आपका जब मैं किताब पढ़ रहा था तो आपने बेगम अनीस के बारे में, मतलब व्हाट शुड आई से, यू हैव मेंशन अबाउट बेगम अनीस इन अ वेरी ग्लोइंग वर्ड्स। तो ऐसा क्यों, मतलब आप कुछ अगर आप हमारे ऑडियंस को उनके बारे में बताना चाहें। और भी एक दो नाम है मेरे पास जो हमारी विमेन उसमें मतलब शामिल थी, उस पर फिर मैं नेक्स्ट आऊंगा। ये पहले हम बहुत बेगम। जरूरी ये जी बहुत जरूरी है कि हम जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको हम याद करें। बेगम अनीस किदवई के बारे में शायद हम में से 99.5% मैं मैं भी तो आपकी बुक से पहले नहीं जानता था, मैंने भी ये नाम मैं सुना था उनका, ईमानदारी मैं से बता रहा 100% नहीं कहूंगा, हूँ। 99% जो लोग हैं वो उनके बारे में नहीं जानते। हालांकि बहुत बड़ा रोल अदा किया उन्होंने। उनकी किताब है आजादी की छाव में, बहुत मशहूर किताब है, जिसको आयशा किदवई उनकी पोती है और एक प्रोफेसर है। जेएनयू में प्रोफेसर हैं, हाँ, एग्जैक्टली जवाहरलाल। एग्जैक्टली। जी जी उन्होंने उसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया। बेगम अनीस किदवई असल में इनकी गांधी जी के साथ बहुत ही करीब रही थी। और ये रफी अहमद किदवई की भाभी थी। और इनके हस्बैंड जो थे वो मसूरी के वो थे, जैसे डीएम होता है इस जमाने में, उस जमाने में जी। वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहां के। और उनको शहीद कर दिया गया था, जिस जैसे आजादी हुई उसी वक्त उनको शहीद कर दिया गया। इन्होंने जो, यानी आजादी से पहले जो किया हो, बहुत इनके काम थे। बुनियादी तौर पर ये गांधी जी के साथ रहा करती थी और जहां भी जाया करते थे वो साथ में रहती थी। तो आजादी का जब ऐलान हुआ तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारी पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो 3 बड़े रिफ्यूजी कैंप में आ गई थी। जी तो बेगम अनीस किदवई जो है वो आई, उन्होंने हुमायूं जो कॉम्प्लेक्स है, हुमायूं के मकबरे का कॉम्प्लेक्स जो है पूरा, उसमें एक बहुत बड़ा बना था रिफ्यूजी कैंप मुसलमानों का, जो यहाँ से, यानी अपनी डर के मारे अपने मकान छोड़कर यहाँ आ गए थे। एक लाल किले में था एक बड़ा, एक यहाँ था और एक दूसरी जगह था, पुराने किले में था। तो उन्होंने इन पूरी जगहों पर जो रिफ्यूजीज थे, जो मुस्लिम, उनको ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की आप हिंदुस्तान में महफूज हैं। उन्होंने
दूसरे जो वो थे वॉलंटियर्स थे गांधी जी के साथ जो बहुत करीबी थे, उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया। फिर आप देखें कि अगर ये नहीं होती और मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं होते और रफीक अहमद नहीं होते, तो जो लोग पुरानी दिल्ली में अभी पाए जाते शायद उनमें से एक फैमिली भी नहीं पाई जाती। सही है। तो इन्होंने आजादी से पहले भी कुर्बानी दी, आजादी के बाद भी, यानी ऐसे हालात में जहां औरत का निकलना मुश्किल, मर्दों का निकलना मुश्किल, जान बचाना मुश्किल, कॉम्युनल फ्रेंजी अपनी शबाब पर थी, उस वक्त इन्होंने यानी एक एक गली में जाकर स्कूल जैसे खुलवाए, जैसे जमीयत के वॉलंटियर्स को, जामिया के स्टूडेंट्स को लेके जाके इन्होंने पुरानी दिल्ली में स्कूल उस जमाने में शुरू करा जब यानी बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत थी, और लोगों को रेस्क्यू कराया। जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था उस मुसलमानों को दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में, दिल्ली में जैसे बदरपुर का जो पूरा गांव था वो मुस्लिम जी। पॉपुलेटेड गांव था, वहां के लोग जा रहे थे पाकिस्तान। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनको रोका, उनको इत्मीनान दिलाया कि आप महफूज हैं, उनको जाने नहीं दिया। जी, तो उनका जैतपुर के पास कैंप लगवाया था शायद इन लोगों ने। वो कई कई यानी कई जगहों पर जी। कैंप थे इनके, मुख्तलिफ इलाकों में, दिल्ली के बाहर भी उन्होंने किया। फिर इसके बाद एक और जो इनका बहुत बड़ा काम है, जो जिसके बारे में हम लोग तस्करा बहुत कम आता, वो ये कि जो मिसिंग वुमेन थी, मिसिंग वुमेन हम समझते हैं कि सिर्फ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मुसलमानों में सिर्फ हिंदुस्तान में थी, मिसिंग वुमेन पाकिस्तान में थी। यानी एक बड़ी तादाद जो थी, जो मुस्लिम औरतों की जो उस वक्त अगवा हो गई थी, और हिंदू औरतों की जो पाकिस्तान में अगवा हो गई, उनको रेस्क्यू कराया, उनको उनकी फैमिली के साथ मिलाया। ये एक ऐसा काम है जो अकेले आदमी इनकी बहुत यानी बहुत ही बड़ा काम है। बेशक। 25,000 औरतें पाकिस्तान में रेस्क्यू हुई, और तकरीबन 40-45,000 औरतें जो है पंजाब और दिल्ली में रेस्क्यू हुई थी, जिनको उन्होंने उनकी फैमिली तक पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ा काम था। अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, आजादी की छाव में, बहुत जरूरी किताब है। मैं कहता हूँ कि हमें से तकरीबन हर एक को पढ़ना चाहिए उसको। जरूर। बेगम अनीस किदवई तो शीरोज थी, उसके साथ साथ आपने एक हमारी और शीरोज जो जमाने की थी, कुलसुम सयानी के बारे में भी वो लिखा है। उनके बारे में भी अगर आप हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को कुछ बताना चाहें। कुलसुम सयानी 17 साल की उम्र में पहली बार अपने अब्बा के साथ मिली थी, गांधी जी के साथ। और उनकी और उनके हस्बैंड की जोड़ी यानी यानी बहुत जबरदस्त थी। वो डॉक्टर थे बॉम्बे में, और डॉक्टर सयानी नाम था उनका। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम कुलसुम, कुलसुम के साथ जो सयानी लगा वो उनका, उनके हस्बैंड का सरनेम लगा है उनका। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत जबरदस्त काम किया। इन्होंने कम्युनल एमिटी जो थी उस वक्त, आप देखें जो कम्युनल जो माहौल था मुल्क का हमारे यहाँ, बहुत ही खराब हो गया था 30s के बाद, फिर 40s में तो बहुत, तो गांधी जी और मौलाना आजाद वगैरह बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे कम्युनल माहौल ठीक हो। तो उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने दो न्यूज़पेपर शुरू किए थे, जो यानी हिंदुस्तानी जुबान में थे, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिससे ये जो अ, जो आतिश फशां जो भड़क रहा था, लावा जो भड़क रहा था मुल्क में फरका वारियत का, उसको कम कम किया जा सके, हिंदू और मुसलमानों दोनों को करीब लाया जा सके, और मुल्क में अमन और अच्छे कायम किया जा सके। इसके अलावा इनका एक और बहुत जबरदस्त जो काम था, वो ये कि मुसलमानों में उस जमाने में एजुकेशन बॉम्बे की एरियाज में कम थी, तो उन्होंने खुद तकरीबन कई 100 स्कूल जो थे, जो यानी तालीम बालगान के नाम से, जो बड़े लोगों के यानी जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो ग्रोन अप लोग हैं, उनके लिए उन्होंने 200 सेंटर्स तकरीबन मर्दों और औरतों दोनों के लिए खोले, वेरी गुड। जो बाद तक चलते रहे। बहुत अच्छा। वैसा अब आजकल हमारा वाला जो ये मतलब जनरेशन है, वो अंडमान का जब जिक्र आता है, काला पानी का जिक्र आता है, तो वहां से माफीनामे जो चले उसका बहुत पॉपुलर है। लेकिन मैं आपकी किताब में पढ़ रहा था कुछ किस्से ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ उलेमा हजरात और लोग वहां पे कैद थे, सालों साल कैद रहे, 20-25 साल, उसके बावजूद भी उन्होंने सरेंडर वो नहीं करा, अनलाइक अदर पीपल, है ना। तो आप अगर उस पे कुछ रोशनी डालें, काला पानी की सजा में कौन कौन जो हमारे प्रोमिनेंट नेम थे वो वहां गए, और कैसे उनके साथ वहां पे ट्रीटमेंट किया गया, और उन्होंने इन सब एट्रोसिटीज के बावजूद भी वो लोग बिल्कुल ईमान पर भी कायम रहे, और उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जो मुहिम थी उसको वहां से वो जारी रखा।
देखिए आप लोग, हम लोग जो है, हम सब लोग जो फेक फ्रीडम जो लीडर्स हैं उनके बारे में तो हम खूब जानते हैं। आजकल भाई नाम चल रहा है सावरकर साहब का, बहुत सिक्का चल रहा है बल्कि उनका। अ, लेकिन हमारे जो लोग जिन यानी शुरू में जो सब पहला सवाल था कि सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में क्यों है किताब। मैं कह रहा हूँ कि हम तो अगर एक एक आदमी के ऊपर एक एक इंसाइक्लोपीडिया शाये करने की जरूरत है, जिन लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी। बेशक। आप मौलाना जाफर थानेसरी की बात करें, जाफर थानेसरी के बारे में शायद लोग जानते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है सजाए काला पानी, जो उन्होंने वहां रहते, वहां से जब निकले हैं उसके बाद लिखी है। ये 1864 में अम्बाला केस हुआ था, कॉन्स्पायरेसी केस। उसमें तकरीबन 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक थे ये। जब इनको गिरफ्तार किया तो एक्चुअली मैंने पहले तस्करा किया, नॉर्थ जो फ्रंटियर एरियाज थे वहां पर पठान पहले से अंग्रेजों के खिलाफ, और सैयद अहमद शहीद की तहरीक भी वहां थी। वो सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद वहां शहीद हो गए थे। उसके बाद उनकी तहरीक चलती रही। फिर मुजाहिदीन सादिकपुर जो थे वो लोग इन्वॉल्व हुए। तो सादिकपुर यानी पटना से जो फ्रंटियर एरियाज में जो जो फाइटर्स जाया करते थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उनको उनका इंतजाम यही करते थे थानेसरी, जाफर थानेसरी। थानेसरी जो है वो एक थानेसर एक जगह है यहीं पर वेस्टर्न यूपी में, अम्बाला के पास, सिमरिया करीबी में है। तो वो रिसोर्सेज, उनका जो फाइनेंशियल जो पूरा सेटअप था वो इन्हीं के थ्रू होके आता था। फिर इसके अलावा 1857 की जो जंग हुई थी उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट काफी रहा था उस एरिया में, अपने एरिया में। तो जब इनको गिरफ्तार किया तो जज कह रहा था, क्योंकि ये ही वाज लीडिंग लायर ऑफ, लॉयर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन मुंसिफ टाइप की कोई चीज थी जिसमें जो थे। तो उनसे जज ने कहा कि तुम तो यार इतने रिसोर्सफुल आदमी हो, इतने पढ़े लिखे आदमी, तुम इस चीज में कैसे पड़ गए, माफी मांग लो हम तुम्हें माफ कर देते हैं। उस आदमी ने, जब उसको यकीन था कि उनको पहली जो फांसी की सजा फौरन दी गई थी, जब जैसे केस शुरू हुआ अम्बाला में, जैसे हियरिंग शुरू हुई तो उनको फांसी की सजा दी गई। उन्होंने उसके बाद वो नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने साफ। उसके बाद उनको जो क्या नाम, उन्होंने कहा, खुद ही जज ने, उसकी दूसरा जज आया तो उसने रिव्यू किया तो उसने कहा कि नहीं, फांसी की सजा नहीं, लेकिन काला पानी की सजा जाओ, तुम जिंदगी भर वहां रहो। उस वक्त भी इन्होंने नहीं, इनके पास, ही वॉज ए वेरी रिच पर्सन, बहुत ज्यादा जायदाद थी, जमीनें थी उनकी, वो सारी एक एक चीज इम्पाउंड कर ली उनका। बल्कि उसी वजह से उनकी वाइफ और बेटी जो थी यहाँ पर बिल्कुल गुर्बत की हालत में तकरीबन 22 साल, 20-22 साल तक रही, जब तक कि काला पानी में रहे। अंग्रेजों ने एक ही एमनेस्टी जो थी वो इशू की, उस एमनेस्टी में इनका नाम आ गया, उसके इन्होंने खुद कुछ नहीं कहा। तो इनको 22 साल के बाद, यानी एक 27 साल का नौजवान जिसको गिरफ्तार किया हो, वो 19 साल तक काला पानी में रहा, without compromising, without sort of taking any recourse to mercy petition or anything that many others that we know who took, who took that route and sort of later they were released, उन्होंने कभी नहीं भेजा। फिर आप देखिए मौलाना लियाकत अली के बारे में जो हमने तस्करा किया, वो इलाहाबाद के कॉन्टेक्स्ट में, करेक्ट। लियाकत अली को तकरीबन 19 साल के बाद उनको अहमदाबाद के पास से गिरफ्तार किया, उनको काला पानी भेज दिया गया, लेकिन वहां भी वो काम करते रहे। और बहुत सारे, एक आध नहीं, हमारे हजारों लोग जो थे। मैं अगर तस्करा करना शुरू करूंगा तो हमारा, नहीं, हमने डेफिनेटली सेशन, तस्करे से बेहतर तो मेरे ख्याल से ये है कि आपकी कोई अगर ये किताब जो है ना इसको पढ़ लेगा तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 150 नाम तो हर आदमी के जहन में नक्श हो जाएंगे, और वो हर फोरम पे हम लोगों को आगे बात ये रखने की। और आपका यकीन जानिए, ये उबैद भाई आपका बहुत एहसान है हम सब ये लोगों पे, आपने इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च के बाद ये किताब लाई, और बड़ी वॉल्यूमिनस की किताब है, 624 पेज की। ये लिखना, उस पे हर चीज को वेरीफाई वो करके लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ही एक जिद्दोजहद का काम है। अब मैं आप ही के इलाके में आ जाता हूँ। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, और आपका भी ताल्लुक मेरे ख्याल से यूपी से ही है और शाहजहांपुर के इलाके से है। शाहजहांपुर का जो रोहेलखंड का जो इलाका है
वहां पर आपने किसी रोहिला साहब का जिक्र करा है कि वो किस तरीके से उन्होंने उस जमाने में नाना वगैरह की मदद की थी, अगर आप उस पर कुछ लाइट थ्रो ये करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। खान बहादुर खान रोहिला जो 1857 में उन्होंने रिवोल्ट किया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। न सिर्फ अंग्रेजों को वहां से भगाया बल्कि कई बार उनको हराया, उनको कई जंगों में शिकस्त दी। और अंग्रेजों की जो पूरी फौज थी जो उस इलाके में थी वो उनसे डर के नैनीताल चली गई। नैनीताल में भी उन्होंने 3-4 बार अटैक किया लेकिन उसको वो कामयाब नहीं हुए। तो वो दूसरी बात है। इन्होंने मुझे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे हैरत हुई कि बताइए इस आदमी ने जिसने ना सिर्फ ये कि उस इलाके में कब्जा किया और जो बाद में बहुत सारे जो लीडर्स जिन्होंने आके यहाँ दिल्ली में जंग की अंग्रेजों के खिलाफ, वो सारे, और खजाना भी पूरा जिसने जो फंडिंग आई थी वो भी सारी उन्हीं की थी। जो बहादुर शाह जफर की फौज को जो फंडिंग दी वो भी सारी जो थी खान बहादुर खान रोहिला ने की थी। 1 साल तक उन्होंने एक तरफ पूरा महाज उन्होंने संभाले रखा, किसी को हमला नहीं करने दिया। और जब भी कोई, जैसे लियाकत अली को जब शिकस्त हुई इलाहाबाद में, नाना साहब को कानपुर में शिकस्त हुई, फिर अहमदुल्ला शाह की जो फौज जो थी शाहजहानपुर या दूसरे इलाकों से हारी, वो सब लोग जो थे, या नजीबाबाद से जो नवाब थे जो उनको शिकस्त हुई, तो सब लोग इनके पास आकर वहां पर रिग्रुप होते थे, दोबारा अटैक करते थे, दोबारा जाते थे वापस, दोबारा फिर कोशिश करते थे। तो रोहिलों की यानी जबरदस्त हिस्ट्री है। उन्होंने, खान बहादुर खान रोहिला जो थे उनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। फिर उस आदमी को जब जब आप देखें दिल्ली में जो फ्लॉन्डर किया, यानी शिकस्त हो गई 1858 में, उसके बाद जो था उसके काफी दिनों के बाद अंग्रेज उनको हरा सके। ये जो तराइल के इलाके में चले गए थे, फिर नेपाल के इलाके में, वहां किसी तरह उनको गिरफ्तार किया और लाके इनको कोतवाली के इलाके में, कोतवाली पर उनको, उनकी लाश को जो है उनको वहां पर सूली पर चढ़ाया, उनकी लाश लटकी रही कई दिनों तक। तो जबरदस्त हीरो है भाई, एक एक आदमी जबरदस्त हीरो है। उसके बारे में, इन सबको अगर हम चेरिश नहीं करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे नहीं, इनको याद नहीं करेंगे, तो आप किसको याद करेंगे? सही कह रहे हो। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेरिश करना, इन सब हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उस तक का मेंशन हुआ है। मैं कल मुस्तफा साहब का वो देख रहा था आपका इंटरव्यू, तो उन्होंने कुछ आर्टिकल कुछ कोट किए थे नंबर वाइज के वी ऑल मस्ट चेरिश दीज फ्रीडम फाइटर। भोपाल से मेरे कुछ साथी जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं चाहूंगा आप बरकतुल्ला ये मौलाना या बरकतुल्ला साहब के बारे में भी कुछ जिक्र करें। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली। देखिए, बरकतुल्ला भोपाली साहब जो थे वो, उनके वालिद एक पुलिस ऑफिसर थे। और जब बरकतुल्ला भोपाली साहब के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो उनको बड़ी हैरत हुई कि एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कैसे रेबल कर सकता है उनके खिलाफ। लेकिन वो वन मैन आर्मी थे। आप देखें जहां भी जाते थे वो उसी जुबान में बात करते थे। लैंग्वेज के ऊपर उनको जबरदस्त उबूर था। तो वो पहले जर्मनी गए। जर्मनी में इंडियन जो गदर मूवमेंट थी, गदर ग्रुप था उस जमाने में, काफी, सिर्फ जो हिंदुस्तान में जो रेबल्स थे, लेफ्ट लीनिंग रेबल्स, वो जर्मनी गए थे, वो अमेरिका उसी जमाने में गए थे और दूसरे इलाकों में गए। तो ये उनका थोड़ी सी एसोसिएशन उनके साथ थी। फिर वो ये जब 1915-16 में ये काबुल आए तो काबुल में उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जब फिजिल आउट हुई रेशमी रुमाल तहरीक और उसके बारे में सब पता चल गया, रासपाश हो गया, तो फिर ये लंदन गए, वहां जाकर रहे। फिर ये चले गए, जापान चले गए। और जापान में इन्होंने 2 रिवोल्यूशनरी मैगजीन शुरू किए थे। दोनों जबरदस्त मैगजीन थे। पहले जो उसको एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया तो उसको ब्रिटिश, वहां पर क्या नाम है उसका, एम्बेसडर्स वगैरह थे, उन्होंने उनके ऊपर, जापानीज गवर्नमेंट के ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल के उसको बंद करवा दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो था एक और मैगजीन शुरू किया। फिर जब उनको हटा दिया गया, यानी जब उसको जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, तो उनको जो साउथ एशिया जो
टोक्यो यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया डिपार्टमेंट था, उसमें प्रोफेसर बना दिया गया उनको। तो उस तरह भी वो उसको क्या नाम है, जो पूरी स्ट्रगल थी उसको जारी रखे हुए थे। बाद में जब वहां पर ज्यादा उनका अंग्रेजों का दबाव पड़ गया, मजबूर हो गए कि इनको यहाँ से क्या नाम है चले जाएं, तो अमेरिका चले गए उस जमाने में। आप तसव्वुर करें कि उस जमाने में 1910 1915 में पूरी दुनिया का सफर करना, जब जहाज वहाज अवेलेबल नहीं थे, पानी के जहाज में सफर करना, छुप कर जाना, तो ये यानी आपको बड़ी यानी रोमांटिक यानी थोड़ी रोमांटिक टाइप की वो चीज लगती है, अजीब सी, कि एक आदमी उसने कैसे हिम्मत की और जहां भी गए, यानी फिर अमेरिका गए तो वहां भी जाके ऐसे नहीं मर गए कि वो गए और किसी अननोन, वो बहुत ही लाइमलाइट में रहे आखिर तक। गदर मूवमेंट, जो गदर एक मूवमेंट था, उसके मूवमेंट थी, उसके साथ वो इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। और लेकिन हैरत की बात ये है कि हम यानी इनके नाम के साथ एक बड़ी बात ये है कि एक आध यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बरकतुल्लाह भोपाल जो यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, दूसरी चीजें, लेकिन आप इनके ऊपर चीजों को ढूंढते रहेंगे तब भी आपको खास चीज नहीं मिलेगी इनके बारे में। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मैं चाहूंगा कि आप अताउल्ला साहब के बारे में भी कुछ जिक्र करें हमारे ऑडियंस के लिए। अताउल्ला खां बुखारी साहब, अताउल्ला शाह बुखारी, सॉरी मैं खान बोल। देखिए, अताउल्लाह शाह बुखारी जो थे वो उनको मजलिस अहरार के प्रेसिडेंट थे। मजलिस अहरार जो है वो एंटी कॉलोनियल जबरदस्त फोर्स थी। इनको कहते हैं कि इनसे अच्छा उस जमाने में कोई स्पीकर नहीं था। खड़े हो जाते थे, तकरीर करते थे, तो आप यानी यूज्ड टू स्पेल बाउंड एवरीबॉडी। तो अताउल्लाह शाह बुखारी एक यानी अच्छे स्कॉलर थे, अच्छे आलिम थे। इन्होंने पूरी जो क्या नाम है मजलिस अहरार बनाई, वो एक जमाने में इतनी पावरफुल हो गई थी कि जो वहां पर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको लगा कि ये जो है वो हम लोग खत्म कर देंगे। हर तरह के लोग, यानी एक आध नहीं, आप देखें नेशनल मूवमेंट में उस जमाने में जो बड़े बड़े जो फिगर्स थे, यानी जो पंजाब में, जो अभी पंजाब हमारी तरफ है या जो पंजाब उधर है, या पाकिस्तान में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इसमें बेतहाशा इन लोगों का जबरदस्त वो था। लेकिन और दूसरी ये कि किसी भी उस पर इनका एक खुद आलिम थे, बड़े स्कॉलर थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका पूरी जो शुरू से आखिर तक जो रहा, ये पाकिस्तानी मूवमेंट जो थी उसके, यानी टू नेशन मूवमेंट जो थी उसके मुखालिफ रहे हमेशा से। तो एक जमाने में तो ये खुद भी उसमें यानी लेजिस्लेचर के मेंबर रहे, खुद भी इनके पार्टी के काफी लोग थे। एक जमाने में लग रहा था कि इनकी पार्टी जो थी वो हुकूमत उनकी बन जाएगी, लेकिन फिर अंग्रेजों ने बाद में डिवाइड एंड रूल करके इनको जो था इनकी पार्टी को कमजोर कर दिया, और इतना कमजोर कर दिया कि फिर जो अहरार जो थे वो कोई पावरफुल एंटिटी नहीं रह गए। लेकिन एक जमाने में इन्होंने बहुत काम किया था, और जो कॉलोनियल फोर्सेस थी उसको खास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज में, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने के लिए, और आइडियोलॉजिकली जो था टू नेशन थ्योरी को जो अपोज उन्होंने किया, इसमें एक उलमा देवबंद ने, दूसरे अताउल्लाह शाह बुखारी उनके साथी थे। उबैद भाई, हमारे ऑडियंस को एक चीज बताएं, आपकी जो नई किताब है इसमें आपने कितने फ्रीडम फैक्टर्स का जिक्र करा है? इसमें हमने बहुत ज्यादा नहीं, यानी अगर सिर्फ 126 126 फ्रीडम जो जो हमारे हीरोज हैं उनका तस्करा किया है। आवाज आ रही है आपको? तो 126 हीरो का तस्करा काउंट किया है, आप डिटेल में है 26। उनका तस्करा है इसमें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो 126, ठीक ठीक। हाँ, जो बड़े लीडर्स हैं उनके बारे में तफसील से आया जाए, और उनके बारे में जो हिस्ट्री बुक्स में जो रेफरेंसेस हैं कुछ उनको भी उसको भी शेयर किया जाए। और बाकी जो लोग हैं, बाज लोगों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उनके बारे में उतनी तफसील से चीजें नहीं। ओके ओके। सो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक का ये मेरी किताब जो है वो अमेजन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ओके, अच्छा शाहीन, ठीक है, आप भी हैं, ठीक है। मुफ्ती सदरुद्दीन अजूर्दा साहब के बारे में कुछ अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें।
उनका भी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे तरीके से वो उसमें वो तस्करा किया हुआ है अपनी किताब में। तो आपका कनेक्शन ठीक हो गया? जी जी। अच्छा, तो सदरुद्दीन आजुर्दा, आ जाऊंगा मैं, आप कंटिन्यू रखिए। सदरुद्दीन आजुर्दा बहुत मशहूर स्कॉलर थे अपने जमाने के। उनको बल्कि सदर अमीन थे, यानी चीफ जज थे जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ। और बहुत कुर्बानियां उस आदमी की। उस आदमी वो उन्होंने यानी जो फतवा लिखा था, जिसने लेजिटिमेसी दी थी 1857 को, जिसमें तकरीबन 35-40 लोगों के सिग्नेचर थे, उनमें इनका सिग्नेचर लोग कहते हैं सबसे ऊपर था, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का। तो ये दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते भी थे और चीफ जो थे सदर अमीन भी थे, यानी सदर सुदूर थे दिल्ली के चीफ मजिस्ट्रेट, जो मुस्लिम इश्यूज को टैकल करते थे। मुस्लिम जो केसेस आते थे उसके मुसलमानों के जो थे चीफ सदर सुदूर थे उस जमाने में। तो अंग्रेजों से भी बहुत करीब थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने जमाने के। इनका बहादुर शाह जफर से और गालिब से बहुत ही करीबी ताल्लुकात था, मिर्जा गालिब से। तो जब रिवोल्ट शुरू हुआ, इन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो जब रिवोल्ट आप देखें, जब यानी उसके बीच में भी इन्होंने उसको बहुत मुस्तकिल जो था उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते रहे। लेकिन जब 1858 में जब जो फिजल आउट हुआ रिवोल्ट और अंग्रेज जो वापस आए, तो उन्होंने इनकी जो पूरी जायदाद थी उसको इम्पाउंड कर लिया, इनको जेल में रख दिया, इनके खिलाफ कत्ल यानी डेथ वारंट जारी कर दिया। पता नहीं कैसे इनको, यानी उस जमाने में तो आपको पता है कि दिल्ली जो थी वो फॉर 3 years दिल्ली वाज एम्प्टीड ऑफ मुस्लिम्स। देयर वाज नो मुस्लिम इन दिल्ली फॉर 3 years। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो बैरक बन गई थी अंग्रेजों की, जहां पर ये सिख किस सन सिपाहियों, की बात है अंदाजन? ये 1858 की 1858। ओके। 1858 में दिल्ली में मुसलमानों को यानी पूरी आबादी को खाली करा लिया था, दिल्ली की पूरी आबादी को खत्म बिल्कुल। तो कहाँ पर गए वो लोग सब इतने उस टाइम भी सब मेरे सब ख्याल बाहर से? सब बाहर सब बाहर चले गए, दिल्ली के बाहर मजबूर कर दिया था, सब चले गए। सिर्फ मुसलमानों में मिर्जा गालिब ऐसे थे जिनको, मिर्जा गालिब को वो भी एक महाराजा थे पंजाब के, उनके चूंकि उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था और वो मिर्जा गालिब के बहुत बड़े सपोर्टर और फैन थे, इस वजह सिर्फ मिर्जा गालिब अकेले मुसलमान थे जो दिल्ली में इनको रहने की इजाजत दी गई, खाली कर गई दिल्ली। 1 साल के बाद दूसरी कम्युनिटीज को, हिंदुओं को दिल्ली में आने की इजाजत मिली, मुसलमानों को 3 साल के बाद आने की इजाजत। आप देखिए कुर्बानी हमारी कितनी जबरदस्त है, एक एक आदमी ने कुर्बानी दी। बड़े बड़े लोग जिनका हम नाम लेते हैं वो तो है ही, अनसंग हीरोज कितने रहे होंगे। आप जो जहीरुद्दीन की किताब है, जो बाद में राणा सफी ने उसका भी बाद में अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, उसमें आप जहीरुद्दीन की स्टोरी आप पढ़िए तो अंदाजा होता है कि क्या दिल्ली का माहौल था उस जमाने में। सदरुद्दीन आजुर्दा, he stood his ground, he never compromised, he went to jail, gave up everything for the cause of the country, for the cause of for the freedom movement। और फिर बहुत ही गुर्बत में उनकी जो आखिर में उनको, हालांकि उनको यानी जो उनकी कत्ल की सजा थी वो माफ कर दी गई और उनको लेकिन उनके पास जो एक बहुत दिल्ली का एरिस्टोक्रेट था, यानी मेन जो लोगों में से था, बिल्कुल बहुत ही गुर्बत की हालत में उसकी जिंदगी गुजरी और वो बाद में ऐसे ही खत्म हो गए। मेरे कहने का मतलब था कि उस जमाने में सिर्फ आजुर यानी सदरुद्दीन जो थे उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, एक एक शख्स ने, दिल्ली के एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू ने कुर्बानी दी। मुसलमानों को 3 साल तक दिल्ली में आने की इजाजत नहीं मिली। ये तो हमारे लिए भी एक बिल्कुल न्यूज़ है। और मतलब हम लोग इसी शहर में रह रहे हैं और दिल्ली में एक भी मुसलमान नहीं रहा 3 साल तक। ये मुझे नहीं, ये मतलब ये लगता हमारी ऑडियंस में भी शायद किसी को इस चीज का इल्म हो जिसने वो किताब नहीं और पढ़ी। दूसरी एक और बात, इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जब जामा मस्जिद को जो आजाद कराया जी अंग्रेजों से, यानी जो बैरक थी उसको खाली कराया, इसमें इनका बड़ा रोल था। इसमें इन्होंने अंग्रेजों के साथ और जो दिल्ली में जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी जो रह गई थी, जो वापस आई 3 साल के बाद, उन्होंने एक 15 पॉइंट एक मुआहदा हुआ जिसकी रूह से इसमें जो है किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन मस्जिद में नमाज की इजाजत मिल गई। और मस्जिद में कुछ भी होता, यानी अगर उससे किसी तरह भी अंग्रेजों को किसी भी रिवोल्ट का खतरा होता, तो जो लोग उस कमेटी के थे उनका था कि वो, उनकी तो जान बचने वाली नहीं थी।
तो इनका एक ये है कि उन्होंने जो फतवा था उस पर पहले उन्होंने मोहर लगाई, अपना पहला साइन किया। दूसरा इनका सब बहुत बड़ा कारनामा, यानी बड़े कारनामों के अलावा दूसरा बड़ा कारनामा ये है कि जो जामा मस्जिद अंग्रेजों की जो बैरक बन गई थी, जहां पर फौजी रहते थे, उसको इन्होंने अंग्रेजों से के चुंगल से आजाद कराया। बहुत खूब। एक और शख्स है, या यही मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूँ ये मुफ्ती साहब से ही, कि जिनके पास बहुत बड़ी ग्रैंड एक लाइब्रेरी थी, उसमें काफी बच्चे वगैरह पढ़ने आते थे, बहुत बड़ा उस जमाने का, जिसपे आपने भी कहीं पे कोट किया है कि साहब उस जमाने के हिसाब से 10-15 लाख ये रुपए वर्थ की बुक्स रही होंगी। वो क्या यही मुफ्ती साहब थे या किसी और, मैं नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा नहीं, हूँ? वो ये नहीं थे, वो ये नहीं अच्छा थे। अच्छा। हाँ, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। पुरानी दिल्ली के ही थे साहब हम वो पुरानी दिल्ली शख्स? के थे, कूचा जी चिलान के थे। जी जी कूचा चिलान से जब रिवोल्ट हुआ तो उस वक्त वो सेंटर था आर्ट का, यानी आर्ट और लिटरेचर का बड़ा सेंटर था कूचा चिलान। अभी भी मोहल्ला है पुरानी दिल्ली जी में। जी हम जी भी है। कभी कभी कुछ नहारी वारी खाने के लिए खाने के चले लिए जाते रह हैं। गया है वो, आर्ट की जगह वो मतलब कुजीन के लिए तो रह गया पुरानी उस दिल्ली। इलाके से अंग्रेजों ने एक दिन 1400 लोगों को पकड़कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया। उसमें अल्लाह। वो वो भी थे जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनको दो बच्चों के साथ जबरदस्त स्कॉलर थे। तो यानी ये तो जो एक सानिया ऐसा था, हमारी एक जो मीरास थी, वो मीरास तकरीबन उस जमाने में खत्म सी हो गई थी। बाद में मुसलमान, यानी कई जो थे डिकेड्स लगे मुसलमानों को फिर उससे बाहर आने में, और जी वो बाहर कभी शायद आ भी नहीं पाए। सही सही। अ, मिर्जा मुगल के बारे में अगर आप, अब हम लोग अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हैं, चंद ही मिनट रह गए हैं, अगर आप मिर्जा मुगल पर भी कुछ बात रखना चाहें वैद भाई। देखिए, मिर्जा मिर्जा मुगल ये बहादुर शाह जफर के बेटे थे। और अ, जब इनको जो था ये फोर्ट के इंचार्ज थे, जो रेड फोर्ट है उसके इंचार्ज थे, यानी रिवोल्ट से पहले। बहुत ही, जैसे सारे प्रिंसेस रहते हैं, ये भी इनकी बहुत अच्छी लाइफ थी, आर्ट और लिटरेचर में बहुत इन्वॉल्व थे। लेकिन जब 1857 में शुरू हुआ तो इस आदमी ने अपनी सारी चीजों को कुर्बान कर दिया। ये रेबल्स की जो आर्मी थे उसके कमांडर इन चीफ थे। फिर बाद में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हुए, जो क्या नाम है, जो आर्मी आई यहाँ से मेरठ से, और जो बरेली से जो रोहेरा जो फौजी आए और दूसरे गाजी आए वहां पर, तो काफी बड़ी फौज हो गई। तो इन्होंने उस वक्त भी कभी भी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इनका भी एटीट्यूड था, जैसे इनके अब्बा का है। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा तफसील से नहीं लिखा इनके बारे में। मैं चाह रहा था कि इनके बारे में मैं उतनी ही तफसील से लिखूं जितना मिर्जा गालिब के बारे में, लेकिन स्पेस नहीं थी। किताब अगर हम इसको बढ़ाते तो हमारी किताब, इसी किताब को तकरीबन 2 वॉल्यूम होना चाहिए था। ये जी 600 छब्बीस 27 चौबीस, हाँ जी। हाँ 626 पेज की किताब है। ये असल में 800 पेज की किताब थी, लेकिन हमने इसको कम करके इसको 626 पेज किया है। अब इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि देखिए, इसको हम दूसरा वॉल्यूम लेके आएंगे, जिसमें दूसरे बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज होंगे जिनका हमने अभी तस्करा किया। उन्होंने आप ऐसे ही मालाबार काम पर किया। भी कुछ लिख रहे हैं, मालाबार की साइड से भी कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उन पर भी आप शायद एक किताब पे आजकल काम कर रहे हैं मेरा ख्याल। जी, मालाबार जो रिवोल्ट था, जी जिसके जो 1921-22 में हुआ था, उसमें कई हजार मुसलमानों की और गैर मुस्लिम, यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की जाने गई थी। मालाबार जो है ये एक जमाने में केरला का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। डिस्ट्रिक्ट जैसे जो ट्रंकेट हो गए, उनको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। अब मालाबार में तकरीबन, जो पुराना मालाबार जो डिस्ट्रिक्ट था, उसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी। तो ये काफी ओके। बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया था और काफी बड़े लोग थे। इसमें मापला, इसको मोपला अपराइजिंग भी कहते हैं। मोपला एक मुसलमानों की कम्युनिटी है वहां पर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट किया था। गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें सपोर्ट किया। और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी वो पहली आर्म रेजिस्टेंस था जो 20th यानी 1920 में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हुआ। बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कई हजार जो जो उस वक्त जो फाइटर्स थे, उनका उनका क्या नाम है, इंतकाल हो गया, उनको मारा गया। एक पूरी फौज, एक ट्रेन की एक बोगी में तकरीबन 70-80 लोगों को भर के ले जाया जा रहा था, और सब के सब जो है
उसी में उनका इंतकाल हो गया। ये इसके बारे में आप देखें, अगर सर्च करेंगे तो शायद कोई कुछ चीजें मिल जाए उसके बारे में, वी लेकिन लुक बहुत ज्यादा फॉरवर्ड टू अवेलेबल रीड नहीं इन है। योर बुक। आपकी वो जब किताब आएगी मंजर आम पे इंशाल्लाह, हाँ, उसको मेरे ख्याल लेकिन से। क्या है, लेकिन जी उनके साथ ज्यादती ये हुई है, जो मोपला अपराइजिंग है उसके साथ, कि उसको एक कम्युनल इशू बना दिया गया है। अभी आप देखेंगे, आप जितनी किताबें आपको पढ़ेंगे, तो वो उसको एक सेक्टेरियन, एक कम्युनल इशू बना दिया गया है, जहां उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम रुख दे दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले साल की बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई 100 मोपला जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम जो फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट है उससे निकाल दिए गवर्नमेंट ने। तो उनके साथ नाइंसाफी है। तो इसका यानी जरूरत है इस चीज की कि इसको रिकॉर्ड को शुड बी सेट राइट। तो राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसको ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ हम एक अच्छी जो डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको हम सामने लेके आए, जिसमें हम उनके जवाब दे सकें जो उसको कम्युनल डिवीजन यानी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रूली नेशनलिस्ट मूवमेंट को। नहीं माशाल्लाह। और आप जो ये काम कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स को, जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिसको बदला जा रहा है, या वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट सामने नहीं लाए गए आज तक, आप उस पर जिस मेहनत मशक्कत के साथ काम वो कर रहे हैं, और एक एक किताब की शक्ल में हम सब लोगों के लिए मतलब ला रहे हैं, वो काम आपका यकीनी तौर पे बड़ा ही काबिल तारीफ है। और मुझे पता है आप ये सब चीज़ें सिंगल हैंडेडली ही कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद हिम्मत दे और बहुत शुक्रिया, कामयाबी बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं चाहूंगा कुछ अगर हमारे पैनल में से कोई सवाल पूछना चाहे आपसे पूछ सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी का नाम सबने सुना है, आपने भी अपनी इस नई किताब में भी उनका जिक्र करा। उनके बारे में कोई अगर आप बात, ऐसी चीज जो आम तौर पर ऑडियंस को नहीं पता, इन जनरल जो टीवी मूवीज वगैरह में या कहीं और तो सुनने में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी कोई अगर आप एक दो बात अगर उनकी शेयर करना चाहें। ये मेरा आखिरी सवाल होगा मेरी तरफ से, बाकी फिर हम अपना ऑडियंस से। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, और उनके भाई खान अब्दुल जब्बार खान भी बहुत बड़े लीडर थे। वो बलूचिस्तान के उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर भी हुए, चीफ मिनिस्टर भी हुए 2 बार, खान अब्दुल जब्बार खान जो थे। तो दोनों भाई बहुत जबरदस्त थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सरहदी गांधी, जी और वो असल में गांधी ही थे, दूसरे गांधी। और अंग्रेज भी उनको गांधी ही कहा करते थे। यानी गांधी जी और उन गांधी जो खान अब्दुल गफ्फार खान मुसलमान, जो तकरीबन गुजरात से जहाँ गांधी जी पैदा हुए उससे तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन दोनों को गांधी समझते थे और दोनों को एज ए पावरफुल रेसिस्टेंट लीडर्स के तौर पर मानते थे। दोनों में बहुत उल्फत थी, बहुत कुर्बत थी। एक जमाने में उनसे कहा था गांधी जी ने कि आप कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप आप कबूल कर लीजिए, तो वो भी प्रेसिडेंट हो जाते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता। तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उस जमाने में कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप लेने से इनकार कर दिया, उनमें एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इनको गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, यानी 20 साल ये जेल में रहे, लेकिन 30s में मुझे याद आता है इनको गिरफ्तार किया, तो इनको एक जेल में ठहराया गया सेंट्रल इंडिया में कहीं। तो इनका वजन जो था वो तकरीबन काफी काफी कम हो गया। तो अंग्रेज जो थे, वहां का जो जेलर था, वो घबरा गया। उसने कहा कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मुसीबत आ जाएगी। तो कहा गया कि इनको जो है गांधी जी के साथ जेल में बंद कर दिया जाए। तो उस जेल का उसने कहा कि हम 2 गांधियों को सपोर्ट नहीं कर सकते, एक गांधी जो है वो हमसे नहीं संभल रहा, दूसरे गांधियों को संभाल लेंगे। जी जी जी। तो बहुत बड़े लीडर थे भाई, इन्होंने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हिंदुस्तान, द आइडिया ऑफ इंडिया के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अभी कुछ साथी लोग हमारे और खुदाई मददगार जो इनका ग्रुप है वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उस पे कोई अगर आप अपना व्यू देना चाहें, कोई अगर अपनी तरफ से कि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की वो जरूरत हो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनके कामों को, खुदाई नहीं, ये खुदा खिदमतगार के। खिदमत, ये तो मुझे पता है जो चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, जी जी। और बहुत कोशिशें कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन ये खुदा खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं साफ कर दूं, और वो वो जो नहीं थी वो है। जी बिल्कुल डिफरेंट है।
वो, हाँ, वो उसका अपने ये मैं क्लियरिटी चाहता था, बस आपने जवाब मेरे को दे दिया। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। जी 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 नहीं जी। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं हमारे उनसे ताल्लुकात है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। हम्म लेकिन वो जो काम था वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था। वो बहुत बड़ी चीज थी। उसने पूरे उस, यानी जो जो आजकल जो एरिया पाकिस्तान में चला गया है, उसमें उन्होंने यानी कॉलोनियल जो पावर्स थे और जो आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ ना सिर्फ ये आजादी से पहले जद्दोजहद की, बल्कि आजादी के बाद भी, पार्टीशन जब हो गया उसके बाद भी, यानी सालों साल तक खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, सरहदी गांधी, वो जेलों में रहे। जब आप देखें, जब उनका इंतकाल हुआ तब भी उस वक्त यानी पूरा उनका पूरी जो जिंदगी वो स्ट्रगल के तौर पर है। ठीक, शुक्रिया। एक सवाल आया है, ये हमारे साथी हमारे हैं, ये कफील साहब। इनका सवाल ये है कि बहादुर शाह जफर साहब ने हुमायूं टॉम में सरेंडर क्यों करा? वो मैदान जंग में उन्होंने शहीद होना पसंद क्यों नहीं करा? क्या कोई जनरल ताज मोहम्मद के साथ उनका डिफरेंस व्यू था सरेंडर के ताल्लुक से? अगर आप इसके बारे में बात रखना चाहें। देखिए भाई, अभी हम लोग जो है इस जाड़े में हीटर के सामने बैठ के आ, उस पर जूम पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसमें हम ये कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जान क्यों नहीं दी। भाई, उस बेचारे ने जान दे दी, अपने बच्चों की जान दे दी, सबकी जान दे दी। उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उनको जैसा उनके एड्स थे, वो 80 साल का आदमी था, वो बेचारा बहुत ही ज़ईफ आदमी था। उसके बाद जो आप जो देखें, यानी जो विटनेसेस हैं, उसके बाद जो शैम ट्रायल चली इनके खिलाफ, तो एक अंग्रेज जो ऑथर है उसका मैंने तस्करा किया तफसील से, उसने उसको कोट भी किया मैंने। उसने लिखा कि एक बूढ़ा सा आदमी वो खड़ा रहता था और उसकी आंखों में चमक थी, उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों कंप्रोमाइज नहीं किया? वो हैरत कर रहा था, इनके पास था। तो वो एक उस जमाने में एक अपनी जो मजबूरियां रही होंगी उनकी, और जो जो उनके बाहर स्ट्रेटजीज थे, उनकी जो जो मशवरा रहा होगा, उस लिहाज से उन्होंने अमल किया होगा। कोई आदमी खुद ही इंडिपेंडेंटली अमल नहीं करता कि जाके खड़ा हो जाए कि तुम मुझे गोली मार दो, ऐसा कोई नहीं कहता। और उनके जी बेटों को ले जाकर मेजर हडसन ने मार दिया। जिस वक्त गिरफ्तार हुआ उसके फौरन ही बाद उनके बच्चों को मार दिया, फिर दूसरे बच्चों को शहीद कर दिया उन्होंने। खान अब्दुल, ये बहादुर शाह जफर साहब के बारे में आपने भी जैसे पहले भी जिक्र किया बुक में भी, तो उनके साथ जो मुआहदा था वो ये था कि वो ताहयात, मतलब वो पूरे हयात के टाइम तक वो किंग वही रहेंगे, रूलर वही कहलाए जाएंगे। ये वो अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहें, क्या एक्चुअली क्या था वो अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट? एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि साहब उनकी फैमिली को दिल्ली से बाहर कुतुब मीनार के पास कहीं रखा जाएगा, कुछ इस तरह की बातें आई। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा ऑडियंस के लिए अपनी बात रखना चाहेंगे, किस तो किस्म का मुआहदा? बहादुर शाह जफर की कुर्बानी आप यही समझिए भाई कि वो लाइफ लॉन्ग राजा थे, बादशाह थे। अंग्रेजों ने उनके साथ, अंग्रेजों का जैसे आपने कहा है, अंग्रेजों के साथ उनका मुआहदा था कि वो जब उनका इंतकाल हो जाएगा तो जो मुगल जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी एज ए रूलिंग डायनेस्टी। लेकिन जब तक वो जिंदा है, मुगल डायनेस्टी दे विल रिमेन इन पावर, दो इन नेम। नेम से एम्परर थे इंडिया के। और उनके इंतकाल के बाद उनका एक कोठी बन रही थी, बल्कि तकरीबन तैयार थी इधर मेहरौली में। कुतुब, हाँ नहीं, कुतुब के पास, कुतुब जी, एन्क्लेव जहां पर अभी, उसके आसपास बन रही थी। अच्छा। और इनका जो बख्तियार काकी का जो मजार है, जी जी, मेहरौली में। उनके उनके कॉम्प्लेक्स में बहादुर शाह जफर के लिए कब्र की जगह थी, जो अभी भी वहां पर है। तो इस आदमी ने अपनी मिट्टी छोड़ी, अपनी अपनी जो एक बादशाह की वो तर्क की, एक शाहाना जिंदगी थी। ऐसा नहीं था कि वो, क्या नाम है, यहाँ पर ऐसी गुर्बत में पड़े। वो शाहाना जिंदगी थी। उनको लाखों रुपए जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सालाना दिया करती थी। उसके अलावा दूसरे बादशाह नजराने दिया करते थे लाके, जो बड़ी बड़ी रकमें हुआ करती थी, मामूली रकमें नहीं थी। जी जिससे जी वो पूरे जो लिटरेरी सर्कल था, जो दूसरे लोग थे जो यहाँ पर यानी जो सूफीज थे, उनको सबको सपोर्ट किया करते थे, दूसरे लोगों को सपोर्ट किया करते थे, अच्छे कॉजेस को सपोर्ट किया करते थे। तो उस आदमी ने जो मुआहदा था अंग्रेजों का, उस मुआहदे को छोड़ दिया, भूल गया। मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जायदाद को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जो, यानी कुछ भी नहीं बचा इनके पास। एक एक चीज उन्होंने
एक बार का कह रहे हैं कि उनके पास फौजियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो इन्होंने अपने हरम से जो औरतों के पास जेवरात थे वो सारे उन्होंने ले आकर रख दिए थे। अच्छा, ठीक। एक अपने टॉपिक से अलग पूछ रहा हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च ये चीज सामने आई। आजादी से पहले जो वोटिंग राइट्स हुआ करते थे, वो ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ इलीट के पास ही रहते थे, मतलब ऑल अक्रॉस, हिंदू मुस्लिम हो कोई भी हो। तो अगर आप उस पर रोशनी डालना चाहे, किसी साहब ने मेरे को बताया कि साहब जो ग्रेजुएट होगा या जो जिसके पास एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल होगा, इस तरीके का कुछ बातें थी, क्या ये सही है, हकीकत है ये चीज? देखिए, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों ने आजादी से पहले जी पाकिस्तान चुन लिया, अपने लिए पाकिस्तान के लिए वोट किया और जी पाकिस्तान चुना, अपना हिस्सा ले लिया। देखिए, ये सब बेकार की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान के लिए वो को वोट नहीं किया। आप देखिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे वो बाई चॉइस रहा है। और जो इलेक्शन उस जमाने में होते थे, उस जमाने में इलेक्शन जो था वो बहुत ही लिमिटेड इलेक्ट्रोड था, इसको तकरीबन 10-11% लोग जो सिर्फ वोट दे सकते थे, जिनमें लैंडेड जो अरिस्टोक्रेसी थी, ग्रेजुएट्स थे, जिनके पास या इनकम जो टैक्स दूसरे, रिटर्न पे जो हाँ, जो इनकम टैक्स पे। टैक्स जो, जी हाँ, टैक्स पे जो करते थे, बस वही लोग थे उनके पास। अभी भी हिंदुस्तान में आप देखें 4-5% से ज्यादा लोग टैक्स नहीं पे करते। ग्रेजुएट्स का लेवल अभी भी आप देखें, अगर आप बना दिया जाए क्राइटेरिया जी कि सिर्फ ग्रेजुएट ही वोट देगा, तो हमारी एक बड़ी तादाद यानी 80 से 85% जो तादाद है अभी भी, वो वोट नहीं दे पाएगी अभी इलेक्शन में। उस जमाने में भी यही था। तो मुसलमानों में तो जो वोटिंग का जो जिनको जो ग्रेजुएट्स थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक आप पूरा पूरा गांव वहां कोई ग्रेजुएट ही नहीं होता था। तो नॉर्थ इंडिया के या साउथ के लोगों ने किस मुसलमान ने वोट दिया होगा? जो एरिस्टोक्रेसी थी, गुनी चुनी, चार वही पांच बात। परसेंट लोग जी जी वोट, जी जो 4-5% भी ग्रेजुएट्स नहीं रहे होंगे उस जमाने में। तो मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में या मुल्क डिवीजन में वोट नहीं दिया। एक लिमिटेड एरिस्टोक्रेसी थी, उसने दिया और उसको वहां फायदा मिला। जी। और उन्होंने अपना फायदा देख के ही शायद वो वोट दिया होगा कि वहां पर जाके उन सब चीजों पे वो काबिज हो जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ देयर बिल्कुल सही, पोजीशन, बिल्कुल या सही, बिल्कुल जी सही, जी वही हुआ, वही हुआ। जी जी जी। तो इसीलिए जो, लेकिन हमें वी मस्ट अप्रिशिएट कि हमारे उलेमा ने वो सब चीजों को पहले से अपनी फारसाइटेडनेस के सहारे उस चीजों को सबको व्यू कर किया था और उनका साथ नहीं दिया, और टू नेशन थ्योरी को आउटराइट रिजेक्ट करा शुरुआत से ही, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब चाहूंगा अगर हमारे पैनल में किसी का कोई सवाल हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ऑथर से, अदरवाइज वील गो फॉर नेक्स्ट राउंड। किसी का कोई सवाल है? चलिए, मेरे ख्याल से नहीं है। नाउ आई रिक्वेस्ट सूफी टू प्लीज प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। वी आर जस्ट इन अस्सलाम टाइम, वालेकुम। बिल्कुल हम क्लोजिंग टाइम पे ही क्लोज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much, Farooq bhai, to bring Mr. Syed Ubaidur Rahman here. और to Mr. Syed Ubaidur Rahman, आपका बहुत शुक्रिया in terms of not only just writing the books but enlightening us for the various facts that were not known to me. और I am a Twitter follower of yours, a great fan of yours. I've been in touch with the tweets that you share about Tipu Sultan and the other historians. और आपने अपने सेशन में जो बताया कि बरकतुल्लाह भोपाली, ये मैं भोपाल को बिलोंग करती हूँ, तो फारूक भाई वाज प्रॉब्ली pinpointing me from भोपाल। तो बरकतुल्लाह भोपाली का गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था, आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ। और जो फैक्ट आपने बताया कि दिल्ली हैज बीन वेकेटेड from the Muslims and the other people as well. So great learning from you, an enlightening session. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे एएमपी में एनजीओ के अलावा हमारा एक विंग है जहां पर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनके लिए अलग टॉपिक्स लाते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एज अ स्पीकर फॉर माय
प्रोजेक्ट जिसको मैं देखती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके फॉर बीइंग एन ऑथर, फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड चूजिंग अ रेयर टॉपिक एंड making a great effort to bring up the history of the Muslim freedom fighters. So सूफी thanks a lot, उबैद भाई, Sayyid Ubaid Rahman, for being here with us. जी 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 नहीं, उबैद भाई इज अ जी फारूक फैमिली, भाई। उबैद भाई इज अ फैमिली। आप जब भी कुछ प्लान हाँ। करें आप बताइए, ही विल ज्वाइन। ये मैं बताऊं उनके सामने, वो हंसी आ रही है उनको, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे आपको दे रहा हूँ। एंड वी आर ऑल दिस, बिल्कुल ये वी आर टुगेदर इन दिस, है ना, इंशाल्लाह। आप प्लान इंशाल्लाह मतलब कीजिए, सारे स्टूडेंट्स को लाइए हाँ, और वील हैव अ जी सेपरेट स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम इंशाल्लाह। great, शुक्रिया। great to know that. Thank you so much, Mr. Ubaidur Rahman, for giving your time to us. And inshallah, in future, we would like to have more talks with you, more sessions from you. And we wish all the success to all the books that you're gonna, that they are in the progress. And the book that have you written is really amazing. Though I've not got the time to read it thoroughly, but yeah, glimpses of you have been through it. So thank you all very much. Thanks a lot, the audience, for being so patient. And if there are still any questions someone wants to ask, We are almost done. We are almost done. We need to Okay. Thank you so Okay. much सूफी। और हम सब लोगों का सबसे बड़ा वोट ऑफ थैंक्स ये रहेगा कि अमेज़न पे जाएं और सैयद उबैदुर रहमान साहब की बुक्स जिसने अभी तक नहीं ली है उसको परचेज करें ऑनलाइन, और खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़वाएं। और यकीन जानिएगा, ये तो शुक्र है कि उबैद भाई ने उसका वो मतलब वो पिक्चर वो दिखाया सामने। मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में बैक साइड में आप देख रहे हैं, मेरे पास तो वो किताब मेरे घर में रुकती नहीं है, वो कोई ना कोई क्यू में रहता है कि साहब आपके पास आएगी तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट। तो वो किताब लाइए और अपने बच्चों को और अपने आसपास को और आसपास में जितने भी मकतब हैं उनमें भी उस किताब को आप गिफ्ट करें, हदिया मतलब कीजिए। और अपने अनसंग हीरोज को, शीरोज को, हम सब लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आज भी पिछले 90 मिनट के हमारे कोर्स ऑफ दिस वेब टॉक हम में से काफी लोगों को, मुझे उम्मीद है कि 95% कुछ नई चीजें ऐसी पता होंगी, पता चली होंगी जो आज से पहले हम लोग नहीं जानते थे। दिल्ली का बाशिंदा होने के बावजूद मुझे ये इस चीज का आज तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि 3 साल तक दिल्ली शहर में कोई मुसलमान नहीं रहा, और जब परमिशन, मुसलमान ही और लोग नहीं रहे, और जब परमिशन मिली तो मुसलमानों से कहा गया आप बाद में आएंगे, पहले गैर मुस्लिम आएंगे। दैट इज अ टेस्टिमनी के ब्रिटिशर्स जो थे वो कितना डरते थे। उन्होंने नेक्स्ट लेवल में, लेवल 2 में मुसलमानों को अलाउ करा, गैर मुस्लिमों को पहले करा। दैट इज अ आई ओपनर फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब लोग उस किताब को और उबैदुर रहमान साहब की जो और आने वाली किताबें हैं, मालाबार रिवोल्ट पर लिख रहे हैं और जिन्होंने पहले भी जो किताबें लिखी, वो सब अपनी लाइब्रेरी में रखें, अपने इलाके के बच्चों को मतलब दीजिए, कम्युनिटी ये लाइब्रेरी में उसको हदिया कीजिए, गिफ्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर। I request Farooq bhai, I request Mr. Ubaidur Rahman to please share your Twitter handle, and I request all the audience to follow his मुस्लिम Twitter हिस्ट्री handle as प्रोजेक्ट, well. हाँ एक बार आप शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब से हमारे साथी, जी सऊदी अरब से हमारे भाई फुरकान साहब ने कलाम पाक की तिलावत के साथ आज के इस प्रोग्राम के, आज के इस वेब टॉक का आगाज किया था। और मैं अब दावत दूंगा, अपने बड़े भाई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, रहबर भी हैं, और दुआ के लिए मैं दावत दूंगा सैयद शुएब साहब को कि वो आए और अपनी 2 बात रखें आज की वेब टॉक के ताल्लुक से, और फिर दुआ करा के इसको फॉर्मली क्लोज करें। शुक्रिया। ओवर टू शुएब भाई। जज़ाकल्लाह खैर फारूक साहब, बहुत ही कारआमद गुफ्तगू रही उबैदुर रहमान साहब से, और जो वक्त और हालात हैं उसके तहत उबैदुर रहमान साहब ने जो काम किया है वो जब ही कामयाब कहा जाएगा कि जब हम उनकी मदद करते हैं। मदद सिर्फ इस तरह से हो सकती है कि हम उनकी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा खुद न सिर्फ ये कि खुद पढ़ें बल्कि और दूसरों तक उसे पहुंचाएं। हमें असलाफ के मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं हम खुद इस उम्र में पहुंचने के बाद भी हमें नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें, और यकीनी तौर से ये किताब बहुत कारआमद होगी। दुआ के लिए हुक्म हुआ है फारूक सिद्दीकी साहब का, तो चूंकि आज हमारे बुजुर्गों की बात हुई है, असलाफ की बात हुई है, तो मैं वो दुआ जो कि सर सैयद अहमद खान ने
28 जुलाई सन 1859 को मुरादाबाद के में मुसलमानों के एक जलसे में पढ़ी थी। और आप ये देखिएगा कि इसके अल्फाज अगर मैं जब पढ़ूंगा तो आपको ये लगेगा कि जैसे अभी की बात है। तो हमारे हालात उस वक्त से 200 साल जो पहले थे तकरीबन वही हैं, और मुल्क के हालात भी तकरीबन बज़ाहिर सूरत वैसे ही नजर आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। इलाही हमारे गुनाह हद से ज्यादा हो, इलाही हमारी शामत आमाल की कुछ इंतहा न रही। अगरचे हम यकीन करते हैं कि हर एक के अमाल की सजा और जजा का एक दिन बेशक आने वाला है, जिसका तूने अपने सच्चे नबियों की किताबों में वादा किया है, और उस दिन तेरी रहमत और तेरे फजल के सिवा किसी को छुटकारा नहीं, क्योंकि तेरे आगे सब गुनाहगार हैं। मगर इन पिछले 2 बरसों में जो तेरी निगाह कहरालूद और तेरे आजिज बंदों की तरफ हुई, तो बेशक हमारी शामत आमाल का ज़ाहिरी नतीजा था। इलाही हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इलाही हम अपने गुनाहों की से माफ़ी चाहते हैं। इलाही तू हमारे सब गुनाह माफ़ कर। इलाही पिछला ज़माना तेरी मखलूक़ात पर ऐसा गुजरा कि इंसान और हैवान और तमाम चरिंदो परिंद बल्कि शजर व हजर को भी चैन व आराम न था। कोई शख्स भी अपनी जान व माल और आबरू पर मुतमईन न था। इन पिछले फसादों ने ज़मीन व आसमान को गोया उलट पुलट कर दिया था। इलाही तूने अपने फज़ल व करम से इन तमाम फसादों और आफतों को दूर किया। इलाही तूने फिर अपने आजिज बंदों पर रहम किया, और जो अमन और आसाइश इन बदबख्त बरसों से पहले तूने अपने बंदों को दी थी, फिर वही अमन और आसाइश तूने अपने बंदों को नसीब की। इलाही तेरे इस रहम का हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। इलाही तो हमारे शुक्राने को जो तेरी दरगाह के लायक नहीं है, अपने फजलो करम से कबूल कर। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शुएब भाई। आप सब लोगों के लिए वो बुक का रेफरेंस अमेज़ॉन का लिंक शेयर कर दिया गया है, औरों के साथ भी शेयर करें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि सब तक इसका फायदा ये पहुंचेगा। उबैद भाई, वैसे तो वोट ऑफ थैंक्स भी हो गया है, दुआ भी हो गई है, लेकिन एक सवाल भूल गया था मैं। लोगों ने पूछा था ये किताब जो है ये हिंदी और उर्दू में कब आने का आप मतलब कुछ प्लान है? क्योंकि देखिए हम लाना तो चाह रहे हैं, जी लेकिन आप इतनी वॉल्यूमिनस किताब को पब्लिश करने में रिसोर्सेज जो चाहिए होती हैं, देखिए जब होगा तो करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो प्लान फिलहाल नहीं है। ठीक, नई किताब की तरफ ज्यादा तवज्जो है, इसको ट्रांसफर चले इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस नेक अमल में आपको और हिम्मत दे, और वो सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पैदा करवाए गैब से, कि आप इन सब किताबों को हर लैंग्वेज में हम सब लोग मतलब लोगों के लिए पेश कर पाएं। और इन सब बातों के साथ मैं आज के इस वेब टॉक को क्लोज कर रहे हैं हम लोग। और आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे आज के स्पीकर सैयद उबैदुर रहमान साहब का खास तौर से, कि जिन्होंने अपनी सब मसरूफियात के चलते दिल्ली में इतनी इतनी खतरनाक ठंड हो रही है उसके बीच में आज हमारे साथ ये जुड़े। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जैसे मेरी बहन सूफिया वो कुरैशी ने आपको अगले प्रोग्राम की दावत पहले ही दे दी है, तो इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू वंस अगेन विद आवर स्टूडेंट इंशाल्लाह। और ताकि है कि आप उनको भी गाइड करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वेब टॉक सून।